अधिकार किसको दें? लड़ाई कर लेंगे दोनों, तो अधिकार किसने रख लिया अपने पास? केंद्र ने। इसके बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ दिल्ली। अब अपने को 4 केंद्र शासित प्रदेश देखने हैं बस, और अपना नक्शा कंप्लीट हो जाएगा। वो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कौन सी सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है भाई, तो दो तो ये रहे। हाँ, ये नाम लिखो। एक तो अंडमान निकोबार, और एक कौन सा? लक्षद्वीप। चलिए, दो और ढूंढने। तो भाई यहाँ है दमन, और यहाँ द्वीप के रूप में है द्वीप। द्वीप के रूप में दीव। ये हो गया दमन और दीव। और यहाँ पर थोड़ा सा तट से पीछे की तरफ दादर और नागर हवेली। तट से थोड़ा सा पीछे। ये पहले दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दादर और नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को, कौन सी तारीख को? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये आ गया अपना अगला केंद्र शासित प्रदेश, का पूरा नाम है दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। अब अगली चीज भी, एक छोटी चीज पूछूं आगे बढ़ने से पहले। मैंने आपसे पूछा था भाई कि कोई भी स्थल अगर पानी से घिरा हो तो उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। 3 ओर से घिरा हो तो, या अधिकांश वह पानी से घिरा हो तो प्रायद्वीप। लेकिन उल्टा बोलूं तो, कोई जल राशि, कोई जल का भाग, ठीक है, 3 तरफ से स्थल से घिरा हो तो क्या कहेंगे? क्योंकि चारों ओर से घिर जाएगा ना, तो उसे झील कहते हैं, लेक कहते हैं। लेकिन 3 ओर से घिरा हो तो खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। तो ये कौन, ये देखो यहाँ पर एक खाड़ी दिखेगी आपको, ये रही, और एक यहाँ दिखेगी। आपने पढ़ा होगा ना भाई, लूनी और पश्चिमी बनास। लूनी और पश्चिमी बनास कौन सी खाड़ी में जाती है? बंगाली खाड़ी में। कहाँ भेज रहे हो उसको? लू, लूनी और पश्चिमी बनास, ये बंगाली खाड़ी यहाँ है, चंबल जाती है वो। कच्छ की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी। और देखो ऐसी एक खाड़ी यहाँ बन रही है, साबरमती और माही नदी जाती है इसमें। खंबात की खाड़ी। ये कौन सी है? खंबात की खाड़ी। तो दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है? इस खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियां आपको ऐसे याद हो जाएगी। 2 तो राजस्थान से, अभी मैंने नाम लिया, साबरमती और माही, और 2 नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये चारों किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और और लूनी और पश्चिमी बनास किस में गिरती है? कच्छ की खाड़ी। ठीक है भाई, तो ये मैप से याद करने में इसीलिए आसानी हो जाती है। अब अपने पास एक और रह गया भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने ने एक ढूंढ लिया अंडमान, एक ढूंढ लिया लक्षद्वीप, एक ढूंढ लिया दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, और ढूंढने कितने थे? 4। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। कभी भी आप भारत का नक्शा देखोगे ना, नेट पे देखना कहीं भी, आपको यहाँ केरल के तटीय क्षेत्र में, केरल के तटीय क्षेत्र में एक नाम मिलेगा, माहे लिखा हुआ। ये भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है भाई,
लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा पुदुचेरी। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ मिलेगा? पुदुचेरी, मतलब पौंडीचेरी नहीं कहते, पुदुचेरी कहते हैं। इसके बाद इधर आओगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में भी आपको दो नाम मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कराईकल, और एक मिलेगा पुदुचेरी। और इन दोनों के ब्रैकेट में भी, इन दोनों के नाम के आगे ब्रैकेट में भी पुदुचेरी लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी आपको ऐसे ही तटीय क्षेत्र में एक नाम मिलेगा यनम, और इस यनम के ब्रैकेट में भी पुदुचेरी लिखा हुआ मिलेगा। तो थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ध्यान रखना भाई, ये चारों जिले मिलकर, ये चारों जिले मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। ठीक है, कौन सा? पौंडीचेरी या पुदुचेरी। ठीक है भाई, नक्शा अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन नक्शा पता होना चाहिए ताकि अपने आगे चीजें आसानी से समझ सकें। थोड़ा सा बस अपने को करना क्या है भाई, घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इस चीज़ की। ठीक है, नहीं आए कुछ भी चीज़ वापस पूछ लेना मुझसे। कि भारत में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 थे 26 जनवरी 2020 से पहले। जैसे इनको दोनों को मिलाकर एक किया, कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो इसमें सीमावर्ती कितने हैं? और ठीक है भाई, सीमावर्ती राज्य कितने? 23। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 6। अंतर्वर्ती राज्य कितने? और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 2। फिर इन 23 को और 6 को हमने दो भागों में बांटा। एक तो किसमें? स्थलीय, और एक किसमें? तटीय सीमा में। स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने और केंद्र शासित प्रदेश कितने? ठीक है भाई, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने? ठीक है भाई, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 4। ऐसे बांट लिया। फिर हमें कुछ नहीं करना, हमको बस ये ढूंढना है। अच्छा, अंतर्वर्ती भी हमें पता है कि 5 और 2। फिर हमें ढूंढना है बस। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पकड़ लो, क्योंकि आसानी से पहचान में आ जाता है। जम्मू कश्मीर को पकड़ा और इसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हमने क्या किया भाई, मतलब हमने ये दो ढूंढ लिए। जैसे ही हमें ये दो मिल गए, इनके साथ ये 16 ढूंढ लो। कैसे ढूंढना है? एक बार इधर समुद्र की ओर जाना है और एक बार इधर जाना है। इधर गए तो पहले कौन आएगा? पंजाब। फिर कौन आएगा? राजस्थान। फिर कौन आएगा? तो अपने दिमाग में बिठा लो भाई कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच में एक ही राज्य आता है, कौन सा? पंजाब। और राजस्थान के बाद ये आता है अपना गुजरात। तो यहाँ तो बहुत आसान है, 3 ही है। इधर जब उतरोगे तो सबसे पहले मिलेगा हिमाचल प्रदेश। फिर ये कंधा उतर गया, उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड जिससे बना कौन? यूपी। फिर उसका भाई कौन? बिहार। फिर बांग्लादेश से चिपका हुआ कौन? पश्चिम बंगाल। और ऊपर अंगूठे की तरह कौन? सिक्किम। तो ये जैसे ही आप देखोगे, देखो बहुत ही आसान है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच में एक ही राज्य, कौन सा? पंजाब। राजस्थान के नीचे भी एक ही राज्य, कौन सा? तो ये 3 तो हो गए। इधर उतरोगे तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में कंधा उतर गया। ठीक है, और किससे बना था? यूपी से। यूपी का भाई कौन? और बांग्लादेश से चिपका हुआ कौन? और इधर अंगूठे की तरह कौन? सिक्किम। तो ये अपने को 9 मिल गए। फिर अपने को 7 बहनें ढूंढनी है। 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन कौन? ठीक है, सबके साथ मेलजोल रखती है, सबके साथ सीमा लगाएगी। सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखेगी? मेघालय का रखेगी। तो मेघा को घेर के बैठी है। ठीक है भाई, बांग्लादेश को हमने घेर लिया, बांग्लादेश ने हमारा एक राज्य घेर लिया। 3 तरफ से घेरा तो त्रिपुरा। फिर अरुणा मामी, अरुणा मामी, ये होगी 7 बहनें। तो जैसी 7 बहनें ढूंढ ली, ये 16 राज्य मिल गए। इसके बाद अपने को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तटीय क्षेत्र में। ठीक है, गुजरात के बाद सबसे पहले कौन आएगा? महाराष्ट्र। फिर आएगा छोटा सा कौन सा? गोवा। गोवा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर है, बीच में। तो महाराष्ट्र और फिर गोवा और फिर कौन सा? कर्नाटक। फिर पतला सा कौन? केरल। और सबसे दक्षिणी राज्य केरल है क्या? नहीं है अभी, तमिलनाडु है। तमिलनाडु इधर से इधर आ जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 मिल गए हमको। ठीक है भाई, इसके बाद अपने इन 5 को ढूंढ लो। तो सबसे पहले तो अपने राजस्थान जीके पड़ी हुई है, तो अपने को हेल्प मिल जाती है कि राजस्थान में सबसे उत्तर में पंजाब से सीमा लगती है। ठीक है, और पूर्व में किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। तो बीच में एक आता है कौन? हरियाणा। तो ये हो गया हरियाणा। राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है?
मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है ऐसे उत्तर से दक्षिण में यूं फैला हुआ, कौन है ये? छत्तीसगढ़। और उसके बाद बिहार के नीचे कौन है? झारखंड। ठीक है। लेकिन एक रह गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, कौन सा? तेलंगाना। तो ये भी मिल गया हमको। फिर हमको ये दो ढूंढनी है, बहुत ही आसान है। एक हमारे देश की राजधानी और एक पंजाब और हरियाणा की राजधानी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ इधर, ये चार ढूंढने। तो इन चार में से तो शुरू में ही हम दो तो ढूंढ ही चुके थे, अंडमान निकोबार और ये कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है। अब हमें दो और ढूंढने, तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आएगी बस। दमन यहाँ है, दीव यहाँ है, और इस दमन के पीछे थोड़ा सा क्या, दादर और नागर हवेली। ये सब मिलकर अब एक बन गए। तो ये है दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। ठीक है भाई। और ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। ठीक है भाई। इसके बाद नीचे आते हैं। जैसे नीचे है, केरल में हमें एक जिला मिलेगा, कौन सा? माहे। यहाँ पर दो जिले और मिलेंगे तमिलनाडु में, कौन से? कराईकल और पुदुचेरी। और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में एक और मिलेगा, कौन सा? यनम। ये मिलकर हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, कौन सा? पुदुचेरी। ये हमें नक्शा पूरा पता चल जाएगा। नक्शे से जैसे क्या फायदा, जैसे अभी अपने ने एक बात की थी, हाँ भाई देखो अब आसानी से याद हो जाएगी। ये कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। ये कौन सी है? पश्चिमी बनास। ये कौन सी है? साबरमती। और ये कौन सी है? माही। ये कौन सी है? नर्मदा। ये कौन सी है? ताप्ती। देखो अब आपको लाइन से सीधा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि कच्छ की खाड़ी में कौन सी दो नदियां जाकर गिरेगी, ये दो। ये दो जो है राजस्थान की, ये कहाँ जाती है? सॉरी। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी? लूनी और पश्चिम बनास। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी। तो ये सिंपल सा मैंने इसलिए बताया था कि अपने को नक्शे से बहुत सारा नॉलेज हो जाता है अभी। ठीक है। जैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होती हुई बिहार जाती है, पश्चिम बंगाल जाती है और बांग्लादेश में चली जाती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और, ठीक है भाई। फिर अगली चीज़ कि गंगा नदी जो है ना, पहाड़ों में बहती है और मैदानों में बहती है। तो पहाड़ों में कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। मैदानी क्षेत्र में कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। ठीक है भाई। तो ये अपने को सीधा सीधा याद हो जाएगा। वैसे ही ऐसे कौन से दो राज्य हैं, ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनमें हमारे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? तो वही सीधी सिंपल सी बात है। ऐसे ही यहाँ पर ये नदी कौन सी होगी? इस पे तो क्वेश्चन आ भी सकता है इस बार।
सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, ये गंगा होगी। तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अभी, और कुछ नहीं। आगे चल के याद करेंगे। सतलज है वो हिमाचल प्रदेश से होती है, फिर कहाँ से? पंजाब होती हुई किधर चली जाती है, और यहाँ पंजाब जो है यहीं से अपने इंदिरा गांधी नहर आ जाती है। तो ये नक्शे से थोड़ा सा क्या हो जाता है अभी, आसान हो जाता है याद करना, और कुछ नहीं है। ये भी ऐसे याद रख लेना, क्या पता बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अब आप, अब अपने थोड़ा स्लो हो जाते हैं अभी, अपने कोर्स पे आ जाते हैं। तो ये नक्शा था थोड़ा सा जल्दी इसलिए कराया क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले किया हुआ होगा, आसानी से घर जाके कर सकते हो। अब मुझे आप बताओ भाई, भारत जो है उसको कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? ठीक है भाई। और जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखो भाई, भौतिक प्रदेश का कभी क्वेश्चन आपसे सीधा नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि भौतिक प्रदेश पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये होता है भाई, जा सकता है, पांच में भी बांटा जा सकता है और छह में भी बांटा जा सकता है। कैसे? मरुस्थल को उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग मान लोगे अगर आप, तो पांच हो जाएंगे, और मरुस्थल को अलग से गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। इसके बाद में जलवायु के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है? दो। अब आ जाओ भाई वापस नक्शे पे। कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? भारत में, भारत में। लगभग यहाँ से गुजरती है अभी, अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग से होके। ये भाई कर्क रेखा होगी 23.5 डिग्री। अब सीधा सिंपल सा याद कर लेना भाई, कर्क रेखा के दक्षिण में जो जलवायु होती है उसको उष्ण जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण जलवायु। तो भाई कर्क रेखा भारत के लगभग बीच में से गुजरती है। ये भारत ऐसा ही तो है। ठीक है भाई। और राजस्थान है उसमें, यहाँ पे राजस्थान भी ऐसा सही है। तो अब मुझे बताओ भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो सही है क्या? ठीक है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण जलवायु होती है, साल भर एक जैसा तापमान रहता है, सर्दी गर्मी में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ठीक है। और कर्क रेखा के उत्तर में कुपोषण जलवायु होती है, साल भर एक जैसा मौसम नहीं रहता, सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, अभी देख ही रहे हैं अपने। और सर्दियों में भी पता है अपने को, इस सर्दियों में भी अपने पंखे वंखे का नाम ही नहीं लेते फिर। ठीक है। लेकिन यहाँ साल भर के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो भारत में दो तरह की जलवायु होगी, लेकिन भारत की जलवायु को अपने एक शब्द से अलग नहीं कर सकते। अब आपसे पूछ ले, उत्तर भारत की कौन सी जलवायु है, दक्षिण भारत की कौन सी है, और केवल ये पूछे भारत की जलवायु, न तो उत्तर भारत न दक्षिण भारत, तो अपने ये वाली बोलेंगे, क्योंकि मानसूनी पवनें इधर से आती है। ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन राजस्थान के लिए पूछ ले तो आपसे,
राजस्थान का तो मुश्किल से 10% भाग आ रहा है इसके अंदर। राजस्थान का अधिकांश भाग किस में आ रहा है? तो राजस्थान की जलवायु कैसी? और आपने सबने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि राजस्थान में उष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा और थोड़ी सी डूंगरपुर में, या दक्षिण राजस्थान में? वो कारण यही है भाई, सीधा सा है, कर्क रेखा का नक्शा आपको पता है। हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था भारत उत्तर में किससे घिरा हुआ है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय से। तो हिमालय हमारा भौतिक प्रदेश है क्या? बिल्कुल है। क्योंकि आज वाले को सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे रहना कि हाँ भाई आपने ने देख लिया या समझने की कोशिश की। ये इस तरीके से हिमालय है भाई। ऊपर 3 लाइन और बना देते हैं। हाँ, ये 3 लाइन क्या है मैं देखेंगे बाद में। अब आपने गौर किया एक चीज पे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये सिंधु नदी है, ये अच्छी भली जा रही है, किधर जा रही है? उत्तर पश्चिम में। इसकी क्या दिक्कत है कि मुड़ जाती है ये? ठीक है। और ये भी अच्छी भली जा रही है इधर, ठीक है, अपने मस्ती में जा रही है इधर, किधर से? पश्चिम से पूर्व में। इसकी क्या दिक्कत हुई कि मुड़ी और भारत में घुस गई? ठीक है। हाँ भाई, इसका जवाब ये रहा, दोनों हिमालय के साथ मुड़ती। हिमालय मुड़ता है, ये नदियां भी मुड़ जाती है। सिंपल सीधा सा आंसर है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा हिमालय। हिमालय से नदियां उतरी नीचे की तरफ, यहाँ से सिंधु नदी गई, यहाँ से गंगा आ गई, ठीक है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई। ऐसी आई ना, तो ब्रह्मपुत्र देखो इधर से आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि गंगा नदी पहाड़ों में और मैदान में बहती है। तो गंगा नदी का हमने याद कर लिया कि उत्तराखंड में तो पहाड़ों में बहती है, बाकी मैदान में। वैसे ही ब्रह्मपुत्र के लिए भी याद कर लो कि अरुणाचल प्रदेश में तो पहाड़ों में, असम में मैदान में। तो अगर आपने ये याद कर लिया, तो अब मेरी बात ध्यान से देखना कि दक्षिण भारत में तो आपको पता है त्रिभुजाकार, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश आ जाएगा। इसके बीच का ये जो भाग है, ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जो यहाँ असम तक जाएगा। असम तक क्यों जाएगा? ब्रह्मपुत्र बना रही है ये मैदान। ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसे आप सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। अगली चीज, इसके बाद तो ये हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान, लिख देते हैं एक बार, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है भाई, ये जो भाग है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है, और आपको पता है हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान जहाँ है वहाँ कभी तैतीस सागर हुआ करता था। ये भाग आके टकराया था, और टकराने की वजह से हिमालय बना। तो जब ये आके टकराया ना, तो इसके बहुत सारे भाग उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर घुस गए। जैसे अरावली, आपसे कभी पूछ ले अरावली किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। ठीक है भाई, इसके बाद में यहाँ पर बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार। हाँ भाई, ध्यान देना इधर, मेघालय,
ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आती है। कौन सी पहाड़ियाँ आती है? गारो खासी जयंतिया। अगर आपसे पूछ ले कि गारो खासी जयंतिया किसका भाग है और अपने ने हिमालय आंसर कर दिया, गलत हो जाएगा वहीं पे। गारो खासी जयंतिया किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये आ गया हमारा तीसरा भाग, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और अब ध्यान से देखना भाई, इधर वाली साइड जो है बारिश वारिश कम हुई, आगे चल के एक सरस्वती नदी बहती थी, वो आनी बंद हो गई। तो ये वाला पश्चिम में, अरावली के पश्चिम वाला भाग किस में बदल गया? मरुस्थल में। अगली चीज, ये जो भाग है, समुद्र की लहरें भी तो आके यहाँ मिट्टी बिछाएगी। समुद्र की लहरें क्या बिछाएगी यहाँ पे? मिट्टी बिछाएगी। हाँ भाई, बस अपने लास्ट तक पहुंच ही गए। समुद्र की लहरों ने यहाँ पे मिट्टी बिछाई, मैदान बना दिए, तो ये कौन से मैदान बने? तटीय मैदान। कौन से बने? तटीय मैदान। ठीक है भाई। और आज का लास्ट, यहाँ पर द्वीपीय समूह था, यहाँ पर भी एक द्वीपीय समूह था। ये हो गए द्वीपीय समूह। अब देखो भाई, एक नंबर कौन सा? हिमालय। दो नंबर कौन सा? तीन नंबर कौन सा? चार नंबर कौन सा? पांच नंबर कौन सा? और अगर मरुस्थल को अलग से गिने तो छह, वरना पांच। अब कुछ नहीं है भाई, अब अगर आपको थोड़ा सा मैं पूछ लूं कि भाई ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये यहाँ पे कौन से राज्य में आ रहा है? आप बता, गुजरात में। फिर आप नक्शे को थोड़ा सा याद करोगे तो अंदाजा मान लोगे महाराष्ट्र में आएगा, गोवा में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। इसीलिए वो नक्शा किया था अपने ने, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में खत्म नहीं होता है, उसमें असम भी आता है। ठीक है भाई, तो यही अपने को करना था नक्शे से। ठीक है भाई, बाकी अपने कर लेते हैं। नक्शा था थोड़ा तेज इसलिए कराया क्योंकि अपने कोर्स में है नहीं वो चीज़। अपना कोर्स कहाँ से शुरू होता है? भौतिक विभागों से शुरू होता है, वो अपने कल शुरू करेंगे। लेकिन नक्शे की प्रैक्टिस करके आना भी, नक्शे की प्रैक्टिस करके आओगे तो अपने को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आपको अच्छे से पता है भी सिंधु नदी क्यों मुड़ती है। ठीक है, भले ही अपने ने लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन अपने को पता है सिंधु नदी क्यों मुड़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी क्यों मुड़ती है। फिर अपने को पता है भी नर्मदा नदी कहाँ जाती है, ताप्ती नदी कहाँ जाती है। ये बिना लिखे अपने ने केवल और केवल किससे याद किए? नक्शे से याद किए। और जब लिखेंगे तो नक्शे वाली बातें भी याद आएगी, तो वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है भाई।